लीगल लिटिगेशन ऑफ द जेस बैंक, उनके हेड ऑफ लिटिगेशन है। इनके अलावा इन्होंने क्वालिफाई भी किए थे जुडिशरी के एग्ज़ाम्स, वाइवा के ऑब्जेक्टिव पास हो, सब्जेक्टिव पार्ट हो, दूसरी चीज़ें। तो आज आपको वो सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ाएंगे। तो मेरी गुजारिश है जो आपको टॉपिक्स पढ़ाएं आपके क्वेश्चन के डोमेन भी वहीं तक लिमिटेड होना चाहिए, ठीक है। आप उसके मुतालिक ही सवाल पूछें। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मैंने सर को रिक्वेस्ट की थी कि सर अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा टाइम निकालें और जो भी आपको पढ़ाएंगे वो सारे पास पेपर्स में आएँ। 1998 से लेके आज तक जो भी आएँ उनमें जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू सर, प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। सबसे पहले तो शाह साहब ने मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर दी, मैं इतना लायक नहीं हूँ। बस हम शाह साहब से सीखते हैं और उनको फैंटेसाइज करते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हवाले से आई वुड बी डिस्कसिंग विथ यू पीपल। इट्स नॉट अ काइंड ऑफ लेक्चर, इट विल बी अ टू-वे कम्युनिकेशन बिटवीन अस। तो जिसमें आप मुझसे सीखेंगे, मैं आपसे सीखूंगा। नेसेसरीली जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उसकी एसेंस ये है कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ज़्यादातर रिलेट करता है आपकी प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र्स के हवाले से। अब ट्रांसफ़र्स के अगर हम देखें काइंड्स के कौन कौन से काइंड्स हैं जिसमें ट्रांसफ़र्स होती हैं प्रॉपर्टी, तो एक है सेल के ज़रिए प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सकती है। एक है आपका मॉर्टगेज, प्रॉपर्टी मॉर्टगेज के ज़रिए ट्रांसफ़र हो सकती है, लीज़ के ज़रिए ट्रांसफ़र हो सकती है, गिफ्ट के ज़रिए ट्रांसफ़र हो सकती है और एक्सचेंज के ज़रिए ट्रांसफ़र हो सकती है। अब प्रॉपर्टी में दो ऐसे मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो ट्रांसफ़र होते हैं और कभी पार्शली भी और एब्सोल्युटली भी। एक होता है इंटरेस्ट और एक होता है आपका टाइटल या जिसको राइट कहते हैं। आवाज़ में तो है आवाज़ से। तो राइट या टाइटल ट्रांसफ़र किया जा सकता है या इंटरेस्ट ट्रांसफ़र किया जा सकता है या दोनों ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। अब इसमें स्पेसिफ़िकली हम प्रोविजंस में आएंगे। इसके जो सेक्शन 5 और 7 कि कौन ट्रांसफ़र कर सकता है प्रॉपर्टी, हु में ट्रांसफ़र या हु कैन ट्रांसफ़र। अच्छा, ये इशू जो आ रहा है कनेक्टिविटी में मैं डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आवाज़ साफ़ आए आपको। एनर्जी आसान करते हैं कंपटीशन तां भी नहीं टफ ॾेई छॾियो तां भाई जज असां ग़रीब माण्हू कंप्लेंट तां फाइल कई इहे तरह जो हिते त इहो सवाल आहे कंटिन्यू कनेक्ट ना। अच्छा, ये कंसल्टेशन हॉल की वाईफाई कनेक्ट थी, इसमें इशू आ रहा है। मैंने डेटा से कनेक्ट किया है तो अभी नहीं आएगा इशू जी। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि कौन जो है प्रॉपर्टीज़ को ट्रांसफ़र कर सकता है। आप लोगों में से कौन बता सकता है कि कौन कौन प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है? आप लोगों का आइडिया, ब्रेनस्टॉर्मिंग अगर हम करें, इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट या टाइटल कौन कौन ट्रांसफ़र कर सकता है? हाँ, क्या ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है कहीं पे कि मेजर हो? लिविंग पर्सन में कौन कौन आते हैं? पर्सन ह्यूमन बीइंग हो गया, बॉडी हो गई, कॉर्पोरेशन हो गई, कोई लीगली
सही। सेक्शन 5 हमें बताता है कि जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र लिविंग पर्सन कर सकता है। अब लिविंग पर्सन में जैसे आपने बताया कि वो आवाज़ घटा गया। लिविंग पर्सन इज़ मैन इंग्रेडिएंट, यू वर राइट। अब लिविंग पर्सन में जैसे हम लॉ में पढ़ते हैं कि नेचुरल पर्सन एंड लीगल पर्सन, तो वो दोनों इसी में आ जाते हैं, जिसमें कंपनी है ऑन बिहाफ ऑफ जो किसी के वो भी किया जा सकता है, इंडिविजुअल हो, बॉडी हो, एसोसिएशन हो, इनकॉर्पोरेशन हो, वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसी तरह फिर सही। तो सेक्शन 5 और सेक्शन 7 को हम इंजंक्चर पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि कौन कौन प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है और क्या ट्रांसफ़र की जा सकती है। तो सेक्शन 5 हमें कहता है कि इन द फॉलोइंग सेक्शन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एक्ट विच अ लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सनस और टू हिमसेल्फ। दैट मीन्स कि मैं अपने आप को ख़ुद को भी प्रॉपर्टी सेल कर सकता हूँ। अब ये कोई बता सकता है कि कैसे किया जा सकता है, मैं अपने आप को कैसे कर सकता हूँ? मीन्स आई बीइंग एन अटॉर्नी ऑफ एनीबडी, से मैं साइम इम्तियाज़ शाह का अटॉर्नी हूँ, क्या मैं अपने आप को बेच सकता हूँ प्रॉपर्टी? अटॉर्नी नहीं बेच सकता, क्योंकि वहाँ पे राइट प्रिंसिपल एंड एजेंट का जहाँ पे राइट आ जाता है ना, तो वहाँ पे आपके रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। बाकी अदरवाइज जैसे आपने कहा कि अगर बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर भी हूँ और उस प्रॉपर्टी को बेचने का अथोराइज भी हूँ, लेकिन और वही प्रॉपर्टी में एज एन पर्सन अपने आप इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन अपने आप को बेचना चाहता हूँ तो बेच सकता हूँ हिमसेल्फ। और वन और मोर लिविंग पर्सनस, एक या एक से ज़्यादा जॉइंटली बेच सकते हैं टू परफॉर्म सच एक्ट। और 7 में एक चीज़ कही गई है, एवरी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड इंटाइटल टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। जो आप बात कर रहे थे ना कि प्रॉपर्टी बेचने के जो इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं सेक्शन 11 में, वो ये बताए गए हैं कि हु अटेंड, ये अब सेक्शन 11 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ इंजंक्चर पढ़ेंगे, क्योंकि ये कह रहा है कि कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वो सेक्शन 11 बताता है। हु अटेंड द एज ऑफ मेजॉरिटी, who is sound mind and not disqualified by the competent contractual by law, तो वो ट्रांसफ़र कर सकता है और डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी कर सकता है। इसी तरह कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफ़र हो सकती हैं, ये हमें सेक्शन 6 बताता है कि क्या क्या ट्रांसफ़र किया जा सकता है। उसमें ये कि एनीथिंग कैन बी ट्रांसफर्ड अदरवाइज, कि मुझे आसरा है कि कोई मरेगा तो मुझे प्रॉपर्टी इन सक्सेशन। I'm basically not exaggerating a lot. I'm going with the subject to this extent कि हमारा जो डिस्कशन हो वो to the extent of the exam हो, तो इस वजह से मैं ज़्यादातर सब्जेक्ट पे रिलाई करूँ। तो अगर हर चीज़ ट्रांसफ़र हो सकती है मासिवाय इसके कि मुझे हेयरशिप की आसरा हो, उम्मीद हो कि कोई मरेगा तो वो प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी तो वो मैं फिर बेचूंगा, ज़मान मुस्तकबिल भाड़ी कहते हैं हम उसको। तो वो पॉसिबिलिटी जो इसका वर्ड है कि कभी भी होगा तो वो मुझे मिलेगी तो मैं ट्रांसफ़र करूंगा, तो वो एक्सक्लूडेड है। मेयर राइट ऑफ री एंट्री ऑफ ब्रीच ऑफ अ कंडीशन सब्सिक्वेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू एनी एक्सेप्ट ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी अफेक्टेड देयर बाय। इसका कुछ बता सकते हैं क्या है ये? बेसिकली अगर मैंने किसी के साथ कोई एग्रीमेंट किया और मुझे ये उम्मीद है कि वो ब्रीच करेगा तो ये प्रॉपर्टी मुझे वापस मिलेगी तो फिर मैं बेच दूंगा तुम्हें, तो दैट कैन नॉट हैपन, तो ये इसमें एक्सक्लूड किया गया है। मेयर एन ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड।
मैंने आपके साथ एग्रीमेंट किया है कि मैंने आपके साथ एग्रीमेंट किया, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया या कोई भी आपके साथ मेरी कंडीशन है कि ये प्रॉपर्टी मैं आपको दे रहा हूँ। अब मुझे ये है कि इसमें डिफ़ॉल्ट क्लॉज़ है कि किसी स्टेज पे ये परफॉर्मेंस नहीं करेगा तो मैं इंटेंट करके बैठा हूँ ये परफॉर्म नहीं करेगा तो ये प्रॉपर्टी मुझे वापस मिलेगी, या मैंने आपके साथ टेनेंसी एग्रीमेंट किया हुआ है, आप मेरे इंटरेस्ट आपके पास है, राइट मेरे पास है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये बंदा फ़लाँ तारीख को खाली कर देगा तो फिर मैं आपको बेच दूँगा, तो ये जो कंडीशन ऑन ब्रीच होती है ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती कि मुझे ये प्रॉपर्टी दोबारा वापस मिलेगी तो फिर मैं बेचूँगा। तो ये जो उम्मीद है फॉर इन फ्यूचर दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल है। इसी तरह ईजमेंट जी, फ्यूचर कंडीशन जो कंटीजेंट जिसको कहें, कंटीजेंसी कि ये होगा एन इवेंट विल हैपन एंड देन आई विल डू दिस, तो वो नहीं होगा। ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। अब मैं कहूँ कि मेरा घर ये है लेकिन मैं आपको रास्ता बेच रहा हूँ, मैं आपको हवा बेच रहा हूँ, मैं आपको जो है कोई एक्सेस ऐसा बेच रहा हूँ, तो वो बेच नहीं सकता। दैट इज़ इनहेरिटेड राइट टू एवरी इंडिविजुअल लिविंग इन द लैंड। फ्यूचर मेंटेनेंस, फ्यूचर मेंटेनेंस ऐसा ही है जैसे सर ने बताया कि अगर एक खातून है वो ये उम्मीद लगाए बैठी है कि कल को मुझे खुला या तलाक होगी तो मैं शोहर से मेंटेनेंस लूँगी, तो वो मेंटेनेंस मैं फिर आपको ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। तो इस तरह की कोई चीज़ जो कि मुझे इन फ्यूचर मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है, जो एक पॉसिबिलिटी है, जो उसकी कोई लाइकलीहुड नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी है, तो वो भी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। और मेयर राइट टू सू जी, कौन सी वाली? वो एट दैट टाइम जब आपको तलाक हो जाए और आपको मेंटेनेंस मिले और आपके हाथ में हो तो फिर आप बेच सकते हैं, व्हेन यू आर इन एब्सोल्यूट पोजीशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी। सही है। मेयर राइट टू सू, मैं कोई ऐसा राइट कि मुझे किसी के ऊपर केस करना है और उस केस के बेसिस पे जो उसका जो ऑब्लिगेशन एंड राइट्स हैं वो मैं किसी और को नहीं दे सकता। वो मेरा, अगर मुझे कोई डिफेम कर रहा है तो हम कंप्लेंट जो है ये नहीं हो सकता कि असद शाह के ख़िलाफ़ एक डिफेमेशन होनी है और वो डिफेमेशन का मैं राइट दे दूँ साईं इम्तियाज़ शाह को कि साईं आप जाके मेरी तरफ से कंप्लेंट कर दें, ये नहीं हो सकता। पब्लिक ऑफिस जो होती है सर, डिफेमेशन क्या जो सिबलिंग्स वगैरह फैमिली मेंबर्स ऑन द बिहाफ ऑफ फैमिली मेंबर कर सकते हैं? वो मतलब बाप बेटे के बिहाफ पे ये तो मेरे ख्याल से होना चाहिए क्योंकि अफेक्ट होता है बंदा विद रिगार्ड में फैमिली। सेक्शन 499 जो है आपका पीपीसी का, वो उसका बड़ा नैरो वो है, आपका जो एम्बिट है वो बहुत नैरो है। उसमें आपको प्रूव करना पड़ेगा कि अगर फैमिली की कोई डिसग्रेस हुई है या डिफेमेशन हुई है या डेरोगेटरी या लिबेलियस वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं जिसमें आपकी फैमिली आपको डिफेम हुई है इन जनरल, तो फिर तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मेरे वालिद के ख़िलाफ़ तुमने ये कहा था, तो वो वालिद केस कर सकता है, वालिद ये नहीं कह सकता मेरे बिहाफ पे बेटा जाके करेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, पब्लिक ऑफिस, I being a judge, I cannot transfer this right to anybody. स्टाइपेंड, अच्छा इसमें सेक्शन 60 CPC में भी ये लिखा हुआ है कि आपका जो पेंशन्स हैं वो ट्रांसफ़र्स नहीं हो सकती, तो इस तरह स्टाइपेंड जो मिलिट्री के हैं वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। और एक और चीज़ होती है प्रॉपर्टी रेलिंक्विश अगर हो जाए कर दूं, मैं कोई प्रॉपर्टी रेलिंक्विश कर दूं कि मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं चाहिए और मैं जो है अख्तियार करूंगा खानकियत, और फिर बाद में मैं कहूँ वो रेलिंक्विश डीड में एग्जीक्यूट कर दूं और वो प्रॉपर्टी मेरे सक्सेसर्स को या गवर्नमेंट को चली जाए, तो फिर मैं वो उस प्रॉपर्टी को दोबारा वापस लेके उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। वंस इट्स रेलिंक्विश, इट्स गॉन फ्रॉम माय एम्बिट। अच्छा,
ये था जी 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 बोलें। अच्छा, इसी तरह एक प्रोविज़न है सेक्शन 13 ऑफ टीपी एक्ट। वो कहता है ट्रांसफ़र फॉर बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन। दिस इज़ वेरी रेलेवेंट टॉपिक टू द एक्सटेंट ऑफ द जुडिशल एग्ज़ाम्स के अनबोर्न पर्सन के जो बेनिफिट के लिए ट्रांसफ़र की जाए प्रॉपर्टी, इसके बारे में कोई आइडिया है आप लोगों को कुछ? यस सर, जनरल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं हो सकती अनबोर्न को, मगर इसकी एक्सेप्शंस दी गई हैं कि आपको प्रायर इंटरेस्ट जो है वो देना पड़ेगा एंड देन एब्सोल्यूट इंटरेस्ट सेक्शन 20 के तहत उसके ऊपर वेस्टेड हो जाएगा। वेस्टेड इंटरेस्ट तो एक पीरियड होता है ना कि अगर आप किसी प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करें से मैं अपने एक ना पैदा हुए बेटे के नाम पे कोई प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ जो अभी पैदा नहीं हुआ, और वो प्रॉपर्टी जब मैं दे दूँ कि अपनी वाइफ को लिख के दूँ कि तुम इसमें एक इंटरेस्ट बन जाओ, उसके नाम पे करूँ सब्जेक्ट टू दिस कि ये आप मेरे बेटे के नाम पे ट्रांसफ़र कर देंगी, तो वो जो पीरियड होगा मेरी बेगम के से लेते हुए मेरे बेटे तक या मेरी औलाद तक, वो होता है वेस्टेड इंटरेस्ट। अच्छा, इसमें ट्रांसफ़र फॉर बेनिफिट लिखा हुआ है, इसमें जो सब्सटेंशियली आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है ट्रांसफ़र फॉर बेनिफिट ऑफ द अनबोर्न पर्सन व्हेन एनी पर्सन हु इज़ इन एब्सोल्यूट ओनरशिप, वो चाहता है कि मेरी प्रॉपर्टी मेरी औलाद तक पहुँचे, अगर मैं ज़िंदा रहूँ ना रहूँ, से आई एम एट द डेथ बेड एंड आई हैव अ प्रॉपर्टी। एक विल होती है, विल का कॉन्सेप्ट ये है कि उसका 1/3 होगा अगर उसके कंसेंट ना हो, या फिर हेयरशिप राइट जब तक उसको मिले, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी उसी बेटे के नाम पे करूँ, लव एंड अफेक्शन के बेसिस पे या कोई भी रीज़न्स हो, तो उस अनबोर्न पर्सन के बेनिफिट की खातिर ये एक्शन किया जाता है कि आपको फॉर अ टाइम बीइंग अरेंजमेंट इज़ टू बी मेड, जहाँ पे आप किसी प्रायर इंटरेस्ट को क्रिएट करते हैं, यानी कि मैं अपनी बीवी या अपने भाई, अपने वालिद या किसी के नाम पे वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करूँगा। अब ये ट्रांसफ़र जो होगी वो बाय वे ऑफ सेल होगी, विल होगी, क्या होगा इसका, एक्सचेंज होगी? इसकी ट्रांसफ़र का मोड क्या होगा? गिफ्ट नहीं होगी, क्योंकि मैं कंसिडरेशन तो नहीं, जब मरेगा तब विल होगी ना। हाँ, ये तो जी दे रहा है तो विल होगा। हाँ, अभी जे रहा है तो अभी तो विल नहीं होगी ना। यस, गिफ्ट। तो जब गिफ्ट होगी, क्योंकि मुझे कंसिडरेशन नहीं चाहिए उस अनबोर्न बेबी से, तो मैं गिफ्ट के मोड में एक थर्ड पार्टी को फॉर अ टाइम बीइंग इंटरेस्ट जनरेट करूँगा कि जब वो पैदा हो, चाहे वो वॉर्म में भी हो, वालदा के 6 महीने का ही हो, तो आप उसको ट्रांसफ़र कर देंगी या कर देंगे। तो उस पीरियड को जो मैंने प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया और जब तक ट्रांसफ़र हो अनबोर्न के नाम पे, उस पीरियड को वेस्टेड इंटरेस्ट कहते हैं। जब ट्रांसफ़र हो जाएगी तो वो एब्सोल्यूट ओनर बन जाएगा। अच्छा, इसमें बच्चा जो है मदरबोर्न में ले सकता सर जी में ट्रांसफर हो सकती है जी। सर अगर कोई बच्चा है वॉर्म ऑफ मदर, हाँ, 6 मंथ का है, तो उसके हक में जो है वो ट्रांसफर हो सकती है? सर जब वो पैदा होगा तो उसके बाद जाके उसके नाम पे ट्रांसफ़र होगी ना। अनबोर्न है ना अभी वो, नहीं, उससे पहले भी थ्रू गार्जियन हो सकती है, थ्रू गार्जियन होगी, पैदा हो जाएगा तो उसके बाद आपका जो प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के, अगर माइनर है तो थ्रू गार्जियन उसके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। सॉरी, इसमें एक और एक ये एक्सक्लूजन आप बता रहे हैं, और इसमें एक और चीज़ है कि इससे मैंने प्रॉपर्टी दी, एक जो मैंने इंटरेस्ट क्रिएट किया फॉर टाइम बीइंग,
उसके नाम पे ट्रांसफ़र की, मैं मर गया, अब बच्चा पैदा नहीं हुआ और वो भी मर गया जिसके नाम पे मैंने ट्रांसफ़र की थी, तो प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी? लीगल हेयर्स जो मेरे होंगे, मेरे उनके वापस चली जाएगी। अब इसी तरह ये जो सेक्शन क्वेश्चंस है ना, वो लेक्चर के आखिर में 5-10 मिनट जब बच जाए तब नहीं, वो डिस्कशन भी चल रहा है ना, तो इस वजह से आप उसको तो बेसिकली ये सेक्शन 13 और सेक्शन 14 इन दोनों को जंक्चर में पढ़ेंगे। क्या अब ये 14 जो कहता है कि रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, क्या ये एक्शन कंटिन्यूस रहेगा? मैंने अपने एक इंटरेस्ट क्रिएट किया कि यार तुम जब बच्चा पैदा हो उसके नाम पे करो, उसने एक और नाम एक इंटरेस्ट क्रिएट किया कि वो फलां बच्चा पैदा, इस तरह चलता रहेगा या ये चीज़ रुक जाएगी कहीं? सेक्शन 14 ये कहता है कि रूल अगेंस्ट प्रॉपर्टी, नो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी कैन ऑपरेट टू क्रिएट एन इंटरेस्ट which is take effect after the lifetime of one or more persons living at the date of such transfer। ये कंटिन्यूस नहीं रहेगा, ये ट्रांजैक्शन एक टाइम ही रहेगी, लेकिन इसका एक एक्सक्लूजन भी है आगे। ये नहीं है कि मैं चलाता रहूँ, मैं अपने बच्चे के नाम पे उसने किसी और के नाम पे, उसके किसी और के नाम पे, ये नहीं चलेगा। परपेचुइटी ये कहती है कि ये वन और एक या एक से दो बंदों के तक हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं चल सकता। who shall be in existence at the expiration of that period until unless that period is not expired, the vested period, the vested time and ट्रांसफ़र नहीं हो गई बच्चे के नाम पे और वो मेजर हो गया, उसके बाद उसने कर दी, तो वो एक अलग बात है, क्योंकि प्रॉपर्टी कैन नॉट रिमेन ब्लॉक्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड, उसको फ्री फ्लोट रहना चाहिए कभी भी। जैसे मैंने कहा कि मैं भी मर गया और मैंने जिसको इंटरेस्ट क्रिएट किया वो भी मर गया, तो वो प्रॉपर्टी मेरे हेयर्स के पास आ जाएगी और मेरे हेयर्स चाहें उसको देना तो फिर उनका, क्योंकि राइट, क्योंकि अब यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है थ्रू बाय वे ऑफ सक्सेशन ओपन, वो उस पर ये एप्लीकेबल लॉ नहीं होता फिर, क्योंकि सक्सेशन राइट जिसका मेरे सक्सेसर्स का राइट अगर जनरेट हो गया तो दैट मीन्स कि आई एम नॉट द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी एनी मोर, आई कैन नॉट ट्रांसफ़र दिस प्रॉपर्टी। अब मेरे जो सक्सेसर्स होंगे उनका राइट जनरेट हो गया बाय वे ऑफ सक्सेशन लॉज, तो वो TP एक्ट के तहत ऑपरेट नहीं करेगा। इसी में सेक्शन 18 पे जब आप आएंगे ना, सेक्शन 18 इसको एक्सक्लूजन देता है। हम बीच में बेसिकली हमने इसमें 16, 17 जो है इसको छोड़ रहे हैं, 18 पे आ रहे हैं। 13 और 14 के जंक्चर में अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये कहता है कि अगर ये परपेचुइटी फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक हुआ, कि जिसमें आपने रिलीजियस पर्पस के लिए, इल्म के पर्पस के लिए, किसी स्कूल के पर्पस के लिए, हेल्थ एंड सेफ्टी के पर्पस के लिए, या कोई भी ऐसा अमल इस प्रॉपर्टी को आपने वक्फ करना है या इस प्रॉपर्टी को आपने इंटैक्ट रखना है टू दिस एक्सटेंट कि ये प्रॉपर्टी किसी भी मैनकाइंड की वेलफेयर के लिए हो, तो ये परपेचुइटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिलिंक्विश हो जाता है या सीज हो जाता है, इसको हम ये कह सकते हैं। अब सेक्शन 19 में वही वेस्टेड, सेक्शन 20 में वही अनबॉर्न प्रॉपर्टी के वेस्टेड इंटरेस्ट का प्रोविज़न है कि जो पीरियड होगा बच्चे का वो वेस्टेड इंटरेस्ट उसमें हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़ थी, सेक्शन 3 पे जब आप आएंगे वो बहुत अहम इसका प्रोविज़न है जो कि अक्सर आता रहता है। सेक्शन 3 बेसिकली इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। इसमें एक तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से बताया गया है कि हमने जैसे कहा कि ये लॉ इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑपरेट करता है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो टिम्बर ग्रोइंग और ग्रास और क्रॉप्स जो हैं उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, जो भी अटैच विद दी अर्थ है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अब मैंने क्रॉप अगर लगाई, क्या वो क्रॉप भी इमूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर होगी? नहीं होगी। ग्रास जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर नहीं होगी, उसको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, बाय मीन ऑफ जो टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र हैं उसमें नहीं किया जा सकता। और इसमें एक बहुत अहम टॉपिक है एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम के बारे में आपका क्या आइडिया है, आपकी नॉलेज क्या है इस हवाले से? जैसे कि मेरे एक मुझे ना मैंने अपना
आप चले गए सेक्शन 130 पे, मैं सेक्शन 3 पे हूँ। अभी एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन पे हम। एनीवन? कोई ऐसा क्लेम जिसके अगेंस्ट एक्शन हो। क्लेम इज अकाउंट रिसीवेबल, द मनी अमाउंट डेट you ought to receive, but that does not falls under the ambit of mortgage, pledge, hypothecation, or you can call it as an unsecured loan. आपके पास क्रेडिट कार्ड अगर हों तो क्रेडिट कार्ड के इन ल्यू ऑफ क्रेडिट कार्ड आप कुछ देते हैं एज अ सिक्योरिटी। आपको लिमिट असाइन की जाती है, आप क्रेडिट यूज़ करते हैं उस लिमिट के तहत। अब उस क्रेडिट के मद में आप पैसे तो वापस कर रहे होते हैं, लेकिन क्या आपकी कोई सिक्योरिटी है किसी बैंक के पास उसके खिलाफ? नहीं है ना। तो एक्शनेबल क्लेम वो होता है कि कोई भी ऐसा डेट, इसमें इसका मतलब ये मीन्स अ क्लेम टू एनी डेट अदर देन अ डेट सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज। मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं हो, हाइपोथिकेशन ऑफ प्लेज नहीं हो, और एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं हो। कोई भी ऐसा बेनिफिट ना हो मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अदर देन दैट जिसमें आपने कोई सिक्योरिटी नहीं दी और आपका कोई अकाउंट रिसीवेबल है, उसको कहते हैं एक्शनेबल क्लेम। और इसका आसान मिसाल मैंने क्रेडिट कार्ड का दे दिया आपको। अदरवाइज़ जैसे हम आपस में लेन देन भी कर रहे होते हैं, कर्ज़ हसना जिसको कहा जाए, तो कर्ज़ हसना भी एक किस्म का एक्शनेबल क्लेम है। अगर आप नहीं देंगे तो आई कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट यू इन फॉर रिकवरी ऑफ मनी, जहाँ पे एक्शनेबल क्लेम के तहत फाइल होगा, कि जहाँ पे सिक्योरिटी नहीं हो और कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ना हो जिसमें मॉर्गेज, प्लेज, हाइपोथिकेशन ना हो। जी, आपका क्लेम है चाहे वर्बल है। जी, थोड़ा लाउड बोलें, क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं आपको बोल रहा था व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड, क्या ट्रांसफ़र हो सकता है, वो प्रॉपर्टी की बात हो रही थी, यहाँ क्लेम की बात हो रही है। अनसर्टेन ही ना, दिस इवेंट हैज़ हैपेंड, दैट इवेंट वाज कंटीजेंट, फ्यूचर में होगा तो मैं ये करूँगा। मेरे पास अंडा है, वो अंडा उसमें मुर्गी बनेगी, उस मुर्गी से फिर अंडे आएंगे, उससे मैं फार्म खोलूँगा, उससे मैं करोड़पति बनूँगा। वो एक ख़याली पुलाव वाली कहानी है। यहाँ पे आपने पैसे दिए हुए हैं और आपको रिसीवेबल्स हैं आपके, तो दैट वो तो सूट चलेगा ना हमको, जाहिर है। द राइट हैज़ इमर्ज, जो आपका राइट है वो बन गया। अब उस राइट पे आपको चाहे वो आपने खुद दे दे या कोर्ट से थ्रू लें आप। जब आप कोर्ट के थ्रू लेंगे तो ड्यू प्रोसेस जो आपका रिकवरी का होगा वो होगा, और जब अगर वो बंदा आपको नहीं दे रहा, डिक्री हो गया, तो आपको एग्जीक्यूशन में जो ड्यू प्रोसेस है उसका गार्निशी के थ्रू आ जाए, अरेस्ट के थ्रू आ जाए, कोई और कॉन्सेप्ट आप जैसे जो भी एग्जीक्यूशन कोर्ट के पावर्स होते हैं वो एग्जीक्यूट करा के आपको पैसे देगी अगर डिक्री हो गया आपके फेवर में। तो नहीं, कोर्ट को आप सब्सटेंशियली कोई ना कोई रीज़न देंगे ना। आपके पास कोई ना कोई रिटन डॉक्यूमेंट तो होगा, चाहे आपने चार्ज क्रिएट नहीं कराया, प्लेज नहीं कराया, हाइपोथिकेशन नहीं कराया, आपने कोई मॉर्गेज नहीं की, लेकिन लेन देन का अगर कोई एक एग्रीमेंट भी हुआ, अगर एक प्रोमिजरी नोट तो खैर इसमें एक्सक्लूडेड है एक्शनेबल क्लेम में, लेकिन मकसद कोई ना कोई ऐसा सब्सटेंशियली डॉक्यूमेंट ज़रूर होगा जिससे ये ट्रांसपायर होगा कि आपने इतना अमाउंट दिया हुआ है। अकाउंट रिसीवेबल अब उसको जो है आपको देखना पड़ेगा। इस तरह तो आपके जो डेट्स होते हैं वो चाहे वो हाइपोथिकेशन के थ्रू हो, चाहे प्लेज के थ्रू हो, चाहे मॉर्गेज के थ्रू हो, वो एक्शनेबल क्लेम नहीं फॉल करेंगे ना। रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, एनीथिंग दैट यू आर सपोज टू रिसीव, लेकिन वो तो मॉर्गेज में भी हो सकता है, हाइपोथिकेशन में भी हो सकता है। अब जो सेल किया ना, सेल इज़ नॉट अ डेट, you will receive consideration
कंसिड्रेशन इन ल्यू ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी, यहाँ पे हो रहा है डेट की बात। एक्शनेबल क्लेम होता है इन ल्यू ऑफ डेट, यानी कि कर्जा, वहाँ पे जो होगा वो आपके एक्शनेबल क्लेम में आएगा। अब आ जाते हैं सेक्शन 58 मॉर्गेज पे। जी हाँ, सही पानी मिली लगे तो पानी। मॉर्गेज के हवाले से, मॉर्गेज is a transfer of interest in a specific property for the purpose of securing the payment of money advanced or to be advanced by way of loan, an existing or future date, the performance of an engagement which may give rise to a pecuniary liability। इसके जो ingredients है mortgage के I'm sorry, कि कोई भी इंटरेस्ट जनरेट हो एक इमूवेबल, स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, यानी कि स्पेसिफाइड हो कि फ्लैट नंबर 110 लाख फला अपार्टमेंट फला बिल्डिंग, उसका स्पेसिफिक जो लोकेशन होगी या स्पेसिफिक जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, उसी के मध्य में आप जो है मॉर्गेज कराएंगे और इंटरेस्ट जनरेट करेंगे। जैसे हमने पहले कहा था कि दो चीज़ें होती हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में, एक होता है इंटरेस्ट और एक होता है आपका राइट या टाइटल। इंटरेस्ट ये है कि मेरी प्रॉपर्टी है, मैं ऑनर हूँ, मैंने आपको किराए पे दिया है, अब आप रह रहे हैं, आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मैं एंजॉय नहीं कर रहा, मैं किराया खा रहा हूँ, तो दैट मीन्स राइट मेरे पास है लेकिन इंटरेस्ट आपके पास है। इसी तरह यहाँ पे अब जब मॉर्गेज की जाती है प्रॉपर्टी, वो काइंड्स ऑफ मॉर्गेज में हम पढ़ते हैं, लेकिन मॉर्गेज जब प्रॉपर्टी की जाती है तो जो इंटरेस्ट है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, टाइटल ट्रांसफ़र नहीं होता। तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी और फॉर पर्पज़ ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट होगा, पर्पज़ ऑफ सिक्योरिंग अ पेमेंट ऑफ मनी एडवांस्ड, पैसा दिया गया हो और टू बी एडवांस्ड, दिया जाने वाला हो। मैंने लोन लिया है या लोन लेने वाला हूँ, मेरा लोन चल रहा है और से मेरा लोन चल रहा है, मेरी अभी तक सिक्योरिटी नहीं है कि बैंक के साथ या किसी के साथ एज अ मॉर्गेज, लेकिन वो कह रहे हैं यार तुम मुझे अगर रीपेमेंट नहीं करे तो मेरे पास कोई चीज़ गिरवी रख लो, तो भी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दैट, इसको सब्रोगेशन भी कहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे इसको। मॉर्गेज आपकी, चाहे आपने लोन लिया है और उसके बावजूद आप उसको अगर एडवांस कर रहे हैं, मॉर्गेज करवा रहे हैं, तो वो भी हो सकता है फ्यूचर डेट के लिए भी, कि हम मुस्तकबिल में अगर कोई कर्ज़ा लेना है तो उसके लिए भी हो सकता है। और परफॉर्मेंस ऑफ एंगेजमेंट में राइज अ पेक्यूनरी लायबिलिटी, कभी कभार ये होता है मैंने 1 लाख का लोन लिया हुआ है, मैंने कहा अब मुझे 10 लाख और चाहिए, तो उन लीव ऑफ दैट में मुझे फर्दर प्रॉपर्टी भी मैं एज ए मॉर्गेज रख सकता हूँ। इसको मार्शलिंग सिक्योरिटीज़ भी कहते हैं, जो हम सेक्शन 81 में आगे पढ़ेंगे। रीअरेंजमेंट जिसको कहा जाता है। अब इसमें जो बोरोवर होता है, जो पैसे ले रहा होता है, उसको मॉर्गेजर कहते हैं, और जो पैसे दे रहा होता है उसको मॉर्गेजी कहते हैं, जिसको लेंडर कहते हैं। और जो पैसा दिया जाता है इन ल्यू ऑफ मॉर्गेज, वो मॉर्गेज मनी है और मॉर्गेज डीड, ये बेसिकली इसके बेस। अब इसके जो 6 काइंड्स हैं मॉर्गेज के। सिंपल मॉर्गेज, सिंपल मॉर्गेज की अगर आप बेयर पेरूजल ऑफ द सब्जेक्ट करेंगे तो आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है? सिंपल मॉर्गेज क्या होती है? वो मॉर्गेज जो खुद को सिर्फ कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ को रखा ना जाए, सिर्फ खुद के बेसिस पे की। मैं पढ़ देता हूँ फिर उसके ऊपर बात करते हैं। वेयर विदाउट डिलीवरिंग पोजेशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी, mortgager binds himself personally to pay the mortgage money and agrees expressly or impliedly that in the event of his failing to pay according to his contract, the mortgagee shall have a right to cause the mortgage property to be sold and the proceeds of sale to be applied for as may be necessary in payment of mortgage money. The transaction is called a simple mortgage and the mortgagee is a simple mortgagee. लेकिन किसी के दूसरे का इंटरेस्ट वगैरह हो जाता है, उसके कहते हैं अगर मैं
कर सकूँ तो आप वो चीज़ से रखना चाहिए। सिंपल मॉर्गेज में ये होता है कि प्रॉपर्टी मैंने मॉर्गेज की, प्रॉपर्टी मेरे पास ही है, उसकी यील्ड भी मैं ही खा रहा हूँ, उससे जो अर्निंग हो रही है चाहे वो बाय वे ऑफ रेंट हो, बाय वे ऑफ क्रॉप्स हो, या कुछ और तरीके से अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी जो कि मैंने जहाँ पे मशीनरी चल रही है तो वहाँ से अगर कोई यील्ड आ रही है, कोई इनकम आ रही है, इनकम मैं खा रहा हूँ, वो प्रॉपर्टी मेरे पास है, सिर्फ़ और सिर्फ मैंने मॉर्गेज किया। और इस कंडीशन और इस एग्रीमेंट के साथ जैसे हमने कहा ना कि ऊपर के जिस जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट ज़रूरी है, नेसेसिटी है, डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होगा, मॉर्गेज मनी होगी, मॉर्गेज स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी, उस प्रॉपर्टी और उस मनी स्पेसिफिक के बेसिस पे एक टर्म्स एंड कंडीशंस ऑब्लिगेशन आपके डिसाइड होंगे, वो रिड्यूस इन राइटिंग होंगे, उस डॉक्यूमेंट को मॉर्गेज डीड कहा जाएगा। अब डीड तो मैंडेटरी है। अब जब भी ये मॉर्गेज डीड एग्जीक्यूट होगी, अगर ये सिंपल मॉर्गेज होगी तो उसमें ये कहा, मैं अपने आप को बाइंड करूँगा कि मैं आपको अगर पैसे ना दे सकूँ तो यू आर अथोराइज टू सेल दिस प्रॉपर्टी, जिसको फोरक्लोजर आगे हम पढ़ते हैं, अथोराइज टू सेल दिस प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी के प्रोसीड से आप अपना डेट जो है ले सकते हैं, वो मुस्तकबिल में उसको राइट दिया जाता है। और मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल क्या होता है? कंडीशन लगाई जाती है। क्या? केस अगर मैं फेल हो जाऊँ आपको पैसे देने को टाइम और कंडीशनल और डेट वगैरह उसमें उसमें भी यही है, सिंपल मॉर्गेज में भी सिंपल मॉर्गेज में वो अपने आप को बाइंड करना है, वो इसमें भी ट्रांसफर होती है प्रॉपर्टी। इसमें भी कंडीशन बाइंडिंग है। इसमें फ़र्क सिर्फ ये है, सिंपल मॉर्गेज में मैं अथोराइज़ कर देता हूँ उसको कि आपके पास राइट है कि आप बेच के अपना डेट कलेक्ट कर सकते हैं। मॉर्गेज बाय कंडीशन ऑफ सेल ये कहा जाता है कि यार मॉर्गेजर ऑस्टेंसिबली से, यानी कि ये है कि मैं अपने पास रखूँगा, लेकिन अगर मैं फ़ेल हो जाता हूँ तो ये प्रॉपर्टी मैं तुम्हें सेल कर दूँगा। ऑस्टेंस उसी बंदे को बेचेगा जिसको जो मेरा मॉर्गेजर होगा, जो मेरा लेंडर होगा, जिसने पैसे दिए हैं, उसको मैं कहूँगा सर आप ये प्रॉपर्टी मेरी जो मॉर्गेज कंडीशनल सेल है कि अगर मैं अपनी ऑब्लिगेशंस फुलफ़िल ना कर सकूँ तो आप ये प्रॉपर्टी खुद ख़रीद लीजिएगा। अब बैंकिंग सेक्टर में एक डेट प्रॉपर्टी स्वैप का कॉन्सेप्ट होता है, जिसका स्टेट बैंक के रेगुलेशंस के मुताबिक है। डेट प्रॉपर्टी स्वैप R6 स्टेट बैंक रेगुलेशन R6 के तहत है। दिस इज़ वेरी इररिलेवेंट फॉर यू गाइज, क्योंकि वो लॉ इसमें नहीं आएगा सब्जेक्ट पेपर में, लेकिन वो ये कहता है कि अगर बैंक किसी को फाइनेंसिंग करता है और वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज होती है, क्योंकि अब तो बैंक सारी मॉर्गेजेस कर देता है ना, MOTD भी होती है, टाइटल डॉक्यूमेंट भी सबमिट करा देते हैं, प्रॉमिसरी नोट भी एग्जीक्यूट करते हैं, चेक भी आपसे ले लेते हैं, वो हर कॉर्नर से अपने आप को सिक्योर करती हैं बैंक्स। तो खैर ये भी वन ऑफ काइंड इसमें होता है कि ये कंडीशन भी लगाई जाती है कि अगर आप कल को परफॉर्म ना कर सके प्रॉपर्टी बैंक आपसे ले लेगी। इसको डेट प्रॉपर्टी स्वैप कहते हैं, DPS प्रॉपर्टीज़। डेट प्रॉपर्टी स्वैप में ये होता है कि तुमने पैसे नहीं दे सके, बस प्रॉपर्टी हम ले लेते हैं, वैल्यूएशन करा लेते हैं, ओवर एंड अबव अमाउंट तुम्हें वापस कर दिया जाएगा फ्रॉम आफ्टर सिक्योरिंग द लोन लायबिलिटी। जो डिफरेंट हो गया इसमें, उसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती, इसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, इसमें खुद भी खरीद सकता है और सिंपल में किसी और को बेच सकता है। सिंपल में किसी और को बेचेगा, इसमें कंडीशनल सेल कंडीशनल में खुद भी खरीद सकता है, किसी और को भी बेच सकता है, दोनों ऑप्शन आ सकते हैं। इसीलिए आप इसको पढ़ते हैं वेयर मॉर्गेजर मॉर्गेजर कौन है? बोरोअर ostensibly sells the mortgage property on condition default of payment of mortgage money on certain date of sale shall become absolute। एक तो एब्सोल्यूट सेल हो जाएगी, कंप्लीट सेल करेगा, बेचेगा ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक या जो मॉर्गेजी है। और इसका जो ये प्रोवाइडेड नो सच ट्रांजैक्शन शैल बी डीम्ड टू बी मॉर्गेज अनलेस कंडीशन इज एम्बडीड इन द डॉक्यूमेंट विच इफेक्ट द पर्पस ऑफ। वही बात है कि जो सेल होगी उसको वो मॉर्गेज के मद में नहीं होगी, वो एज ए ऑस्टेंसिबल ऑनर, ऑस्टेंसिबली मीन्स अपेरेंटली, कॉर्पोरेली, सामने बज़ाहिर वो बेचेगा और बेच के पैसे उसको दे देगा। तो वो उसको ये नहीं कहा जाएगा, जो DPS डेट प्रॉपर्टी स्वैप भी होता है तो उसमें सेल परचेज या कन्वेंस डीड एग्जीक्यूट होती है। वो ये नहीं कहता कि ये मेरा गिरवी, मैंने इसके पास गिरवी रखी थी तो इसको बेचा है, उसको सेल ही कंसिडर किया जाएगा इन ल्यू ऑफ जो ऑल कंसिडरेशंस जो सेल के इंग्रेडिएंट्स है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे यहाँ पे। यूज़र फैक्चरी मॉर्गेज, यूज़र फैक्चरी मॉर्गेज से आपके अंडरस्टैंड इस्तेमाल करने का जब तक उसके लोन वगैरह पे नहीं हो सकता, वो रेंट वगैरह वो कलेक्ट करेगा जैसे कहते हैं, या मतलब वो खुद यूज़ करेगा,
जैसे इसको हम पुराने दौर में कहते थे गिरवी करते थे, ज़मीनें, गहने, इमूवेबल प्रॉपर्टी गहने नहीं है लेकिन मीन्स कोई भी चीज़ अगर आप गिरवी करते थे तो आप पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी भी दे देते थे, टाइटल और इंटरेस्ट दोनों आप दे देते थे, और उसमें नहीं सॉरी टाइटल नहीं, इंटरेस्ट आप दे देते थे, डिलीवर कर देते थे, और उसमें ये होता था कि अगर आप नहीं देंगे तो वो उसकी प्रॉपर्टी उसी की हो जाएगी, जो लोन नहीं दे सकेंगे तो जो जिसके पास गिरवी होगी वो प्रॉपर्टी उसी, इसी में लिए कह रहा है कि वेयर मॉर्गेजर डिलीवर्स पोजीशन एक्सप्रेसली और इम्प्लीकेशनली बाइंड हिमसेल्फ टू डिलीवर पोजीशन, एक तो पोजीशन दे दे या अपने आप को बाइंड कर दे, मैंने पोजीशन देना है तुम्हें, ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू द मॉर्गेजी, लेंडर को देगा, एंड अथोराइज हिम टू रिटेन सच पोजीशन अंटिल पेमेंट ऑफ द मॉर्गेज मनी, जब तक पैसे नहीं दूंगा प्रॉपर्टी आप ही इंजॉय करो, उसकी यील्ड भी आप इंजॉय करो, उसके सारी चीज़ें आप उससे इंजॉय करेंगे। तो दिस इज़ यूजर फैक्चरी मॉर्गेज। अब इंग्लिश मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज में और इन मॉर्गेजेस में फ़र्क क्या है, आप इसको पढ़ेंगे, आपके पास किसी के पास है ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट, इनमें और इसमें फ़र्क क्या आ रहा है? Where the mortgager binds himself to repay the mortgage money on a certain date and transfer the mortgage property absolutely to the mortgagee, but subject to the proviso that he will transfer it to the mortgager upon payment of the mortgage money as agreed, and transaction is called English mortgage. क्या फ़र्क है? सेल भी करेगा ना, चाहे तो वो वापस उसे ले सकता है, वही अगर उसको पेमेंट कर देगा तो वो ट्रांसफर करेगा, उसके नाम पर ट्रांसफर वापस करेगा। तो बाकियों में रिडम्पशन का राइट नहीं है उसके पास, राइट ऑफ रिडम्पशन आ गया है वैसे, लेकिन अदरवाइज रिडीम करने ये होता है कि मैं जब पैसे दे दूं तो मेरे पास मेरा राइट जनरेट हो जाता है, तो मेरी प्रॉपर्टी, मेरा जो भी गिरवी है या इनकम्बरेंसेस जो भी हैं वो फ्री हो जाएं उससे। सर्टेन डेट इसमें स्पेसिफिक के लिए जो इंग्लिश मॉर्गेज है बेसिकली ये हमारे जो एग्रीमेंट्स मॉर्गेज डीड एग्जीक्यूट होती हैं उसमें स्पेसिफिक डेट होती है और उसमें मार्कअप लिख दिया जाता है। इसके तहत ही ज़्यादातर हमारा आजकल जो फाइनेंशियल सेक्टर चलता है कि डेट स्पेसिफाइड होती है फॉर अ सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड, उसके बाद उसके ऊपर जो है या तो वो रिन्यू होगा लोन या फिर उसका डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा और उसके ख़िलाफ़ फिर आगे कानूनी कार्रवाई होती है। तो ये कहता है कि ऑन अ सर्टेन डेट, स्पेसिफिक डेट बताएगा इस तारीख तक मैं पैसे दूंगा, नहीं तो फिर आप जो है वो आपका सारा प्रोसेस होगा। उसमें स्पेसिफिक डेट का कॉन्सेप्ट नहीं था कि जब भी पैसे हुए मैं दे दूंगा वापस, तो यहाँ पे स्पेसिफिक डेट का कॉन्सेप्ट है। मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड इटसेल्फ वो बता रहा है कि आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डिपॉजिट करा देते हैं, जो भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिशन करा देते हैं, और एक MOTD मेमो ऑफ ट्रांसफ़र MOTD जो होता है डिपॉजिट डीड टाइटल डीड्स आप सबमिशन कराते हैं, उसका मेमो एग्जीक्यूट होता है और वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप सबमिट करा देते हैं अपने। तो ये होती है। सर कंडीशनल सेल में भी तो सर्टेन डेट का मेंशन किया है, सर्टेन डेट शैल बिकम एब्सोल्यूट। अब सर्टेन है ना, अब यहाँ हाँ वो बेसिकली इसमें फ़र्क ये है ना कि वो ये इसी को बेचेगा जिससे मॉर्गेजर को, मॉर्गेजी को उसी में बेचेगा। डेट है उसमें कॉन्सेप्ट, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली इंग्लिश मॉर्गेज का आजकल एप्लीकेबल जो भी आजकल फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स होते हैं बैंक्स के, वो ज़्यादातर इंग्लिश मॉर्गेज के तहत होते हैं। अब इसके अलावा इन 4-5 कंडीशंस के अलावा जितनी भी कोई अदरवाइज़ कोई कंडीशंस बनती हैं वो एनोमेलस मॉर्गेज में आते हैं। तो ये बेसिकली मॉर्गेज का पार्ट था। एनोमलस ये है कि सिवाय इन 5 के कोई और कोई भी कंडीशन इमर्जिंग लाइफ है, अब ये 1882 का लॉ है, इसके अलावा कोई भी अगर कॉन्सेप्ट आ गया, कोई डेवलपमेंट आई तो वो उसमें काउंट होगी। अब वो कौन सी है बात की बात है। विच इज़ नॉट अ सिंपल मॉर्गेज, विच इज़ नॉट अ मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, नॉट अ यूजर फैक्ट्री मॉर्गेज, नॉट अ इंग्लिश मॉर्गेज और मॉर्गेज डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड विद इन द मीनिंग ऑफ दिस कॉल्ड इज एनोनिमस मॉर्गेज। इसने सिर्फ यही बताया लॉ ने कि इन 5 कंडीशन के अलावा अगर कोई अदरवाइज कंडीशन बनी, इमर्ज हुई, डेवलपमेंट आई 1882 के बाद तो वो इसमें आ जाएगी। कोई कंडीशन अगर है आप बता दें हमें।
वो बेसिकली अभी तक हमारे जहन में भी नहीं है ऐसी। ऐसे भी तो हो सकता है ना कि सिंपल मॉर्गेज लो और मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल लो, अगर दोनों को मिला के कोई बनाई जाती है। सर अब तो मैंने अर्ज़ किया ना कि बैंकिंग सेक्टर ये करता है कि आपसे टाइटल डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करता है, आपके ओरिजिनल आपको कॉपीज़ दे देगा, तो MOTD आ गया। आपके यूज़र कभी कभी तो यूज़र फैक्ट्री तो खैर नहीं है यहाँ पे कॉन्सेप्ट, इंग्लिश मॉर्गेज के तहत आपके डीड डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होते हैं डॉक्यूमेंट्स, और जो आपके सिंपल और मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, ये सारे राइट, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ रिकवरी ऑर्डिनेंस जो है ना, जो बैंक्स के रिकवरीज़ का है, उसका सेक्शन 15 ये कहता है फोरक्लोजर का राइट आपके पास अवेलेबल है। उसका पूरा प्रोसेस बताया कि आउट ऑफ द कोर्ट बैंक कैन सेल द प्रॉपर्टी विदाउट गोइंग इनटू द कोर्ट। इसमें ना मतलब मॉर्गेज का ये कंसेप्ट सेक्शन 98 में दिया गया है कि कोई अगर टर्म्स एंड कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन कर रहे हैं जो मॉर्गेज के हिसाब से, अगर वो चीज़ है तो फिर वो प्रिवेल कर रहे हैं, वो जो टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से मॉर्गेज होगी वो इनामलेस मॉर्गेज हो जाएगा। हाँ, तो वो अर्जी है ना कि ये भी स्पेसिफिकली ये कह रहा है कि जो आपकी प्रिवी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो, प्रिविटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आपके मेरे दरमियान कोई और चीज़ डिसाइड हो गई, जी सर, वो चीज़ खुश रहते ना एकदम तो वो भी मैंने उनसे यही किया कि इन 5 कंडीशन के अलावा सेक्शन 98 में भी यही कह रहा है कि अगर आपके मेरे दरमियान कोई और अरेंजमेंट बन गया दैट इज़ अ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट डज नॉट फॉल्स अंडर दीज 5 कैटेगरीज, दैट इज़ एनएलएमएस मॉर्गेज, एनीथिंग दैट इज़ बियॉन्ड दीज 5 कंडीशंस। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसमें, हमारा एक है मोड इसका फोरक्लोजर और रिडम्पशन, सेक्शन 60 और सेक्शन 67। जैसे हमने कहा था कि अगर मैं प्रॉपर्टी मैंने मॉर्गेज कराई है और उसके बाद मैंने अपनी लायबिलिटी सेटल डाउन कर ली, तो मेरा राइट बन जाता है कि मैं उस प्रॉपर्टी को, रिडम्पशन को हम सिंधी में कहते हैं छुटकारो, छुड़वाना अपनी प्रॉपर्टी, उस राइट ऑफ रिडम्पशन आपका जनरेट हो जाता है जो कि सेक्शन 16 में दिया गया है। और अगर सर्टेन डेट गुजर जाए, आपकी ऑब्लिगेशंस आप पूरी ना कर सकें और आपका जो मॉर्गेजी है वो ये समझता है कि अब ये प्रॉपर्टी मैं रिडीम नहीं करवाना चाहता, तो वो फोरक्लोजर के लिए सूट फाइल करता है जो सेक्शन 67 में कि राइट ऑफ फोरक्लोजर उसका जनरेट हो जाता है। वो चाहे डिक्री के थ्रू हो, चाहे वो बिफोर अ डिक्री, आप राइट ऑफ रिडम्पशन को फोरक्लोज करके उस प्रॉपर्टी का, उसका जो राइट है रिडम्पशन का, उसको ख़त्म करके और फर्दर वो बेचने के लिए चला जाए और कोर्ट से डिक्री ले ले, तो ये भी किया जा सकता है। अब आप आ जाइए ऑस्टेंसिबल ऑनर सेक्शन 41, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 41 में एक डिफरेंस मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत डिबेटेबल था। एक होता है ऑस्टेंसिबल ओनर, एक होता है बेनामी दार। आइडिया है आप लोगों को इसका? ऐसी प्रॉपर्टी जैसे एग्जांपल, जब मैं कोई प्रॉपर्टी खरीद रही हूँ लेकिन मेरी इनकम का नहीं पता कि कहाँ से आई और कैसे खरीदी है। ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने खरीदी, आपके खरीदी लेकिन मुश्किल ये है कि ये यहाँ लाई कहाँ से, इस बार पैसा कहाँ से आया जिसने खरीदी। आप कह रही हैं ट्रेल नहीं होगी उसकी? जी ठीक है। तो जैसे किसी और ने मुझे खरीद के दिया। ऑस्टेंसिबल ओनर क्या होता है? Ostensible to act like owner and बेनामीदार means जिसके नाम पे कोई टाइटल नहीं है। बेनामी के नाम पर टाइटल होता है लेकिन वो लाया कहाँ से, इसका अब ये जो ऑस्टेंसिबल ओनर है वो ये कहता है कि वेयर विद द कंसेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक तो कंसेंट है ऑफ द पर्सन इंटरेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। इंटरेस्टेड पर्सन कौन है? इंटरेस्टेड पर्सन वो है जो उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहा है अपेरेंटली। फॉल्स ऑनर सर, फिक्टिशियस एंड फॉल्स ऑनर। जी, फॉल्स ऑनर, अपेरेंट ओनर। A person is ostensible owner of such property and transfer the same for consideration। अगर वो बेचता है, सेल करता है, the transfer shall not be voidable on the ground that transferor was not authorized to make it। क्योंकि अब उसके नाम पे डॉक्यूमेंट नहीं होंगे जो ऑस्टेंसिबल ओनर होगा। से मैंने प्रॉपर्टी ख़रीदी, उस प्रॉपर्टी का मैंने पैसे दिए और वो प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई अपनी बेगम के नाम पे,
और मैंने बेगम को कह दिया भाई तुम्हारा घर है, नाम मेरे पे है, ट्रांसफ़र मैंने ख़रीदी मेरे नाम पे है, टाइटल मेरा है, मेरी फैमिली रही है, मैंने बेगम को कहा तुम मालिक हो। अगर मेरी बेगम बेच भी देती है और वो मेरा एक्सप्रेस या इम्प्लाइड उसको कंसेंट भी है कि आप बेच सकती हैं, तो मैं ये कहूँगा कि अगर मेरी बेगम ने बेच दिया तो ठीक है भाई, मैं लिख के दे देता हूँ। तो दैट इज़ अपेरेंट और फॉल्स या ऑस्टेंसिबल ओनर। लेकिन बेनामी, हाँ जी, नहीं, मैं ख़ुद से बहैसियत टाइटल ओनर मैं उस सेल को या उस ट्रांसफ़र को एग्री भी कर रहा हूँ और उसके ऊपर उसकी ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल भी कर रहा हूँ जहाँ पे भी होगा। सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ऑस्टेंसिबल ओनर मेरे बिहाफ पे बेचेगा प्रॉपर्टी, वो कहेगा मैं बेच रही हूँ, बस ठीक है बेच रही हूँ, तो ये ऑस्टेंसिबल ओनर है। हाँ, वो इसमें यही है ना, कंसेंट है, विद द कंसेंट, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड of the person interested in movable property. A person is ostensible owner of such property and transfers the such same for consideration. बेच रहे पैसे की मद में, transfer shall not be voidable on the ground that transferor was not authorized to make it. ठीक है, provided that the transferee after taking reasonable care to ascertain that the transferor had a power to make transfer. ये है जिसको हम caveat emptor का concept भी देते हैं, मुश्तरी होशार बाश का। जो बायर जो है उसको ये पता है कि यार इसकी बेगम है तो ये कहीं नहीं मुकरेगा, तो वो उसको पावर्स हैं, वो बेच रही है तो ये कहीं नहीं जाएगा, ये टाइटल मेरे नाम पे ट्रांसफ़र करेगा, अगर उसको ये पता है। हैज़ एक्टेड इन गुड फेथ, और उसने गुड फेथ में परचेज़ कर ली, तो वो प्रॉपर्टी वैलिड होगी, वाइडेबल नहीं होगी। बेनामीदार का बेसिकली ये डिबेट हुई थी कि जब हम पढ़ते थे हम भी इस तरह, बेनामीदार प्रॉपर्टी में ये होता है कि पैसा मेरा है, यूज़ भी मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने नाम पे किसी और के रखी, मैंने अपने नौकर के नाम पे रखी हुई है प्रॉपर्टी, तो वो होती है बेनामी प्रॉपर्टी। यहाँ पे ये होता है कि पैसा मैंने दिया है, नाम भी मेरे पे है, जो यूज़ कर रहा है या जो मेरे बिहाफ पे बेच रहा है प्रॉपर्टी, ही इज़ अथोराइज बाय मी कि हाँ आप मेरे बिहाफ पे बेच सकते हो। एजेंट भी हो सकता है, वो ज़रूरी नहीं है बेगम हो, एजेंट भी हो सकता है। किसी को मैंने कहा कि मेरा कोई भी बंदा है, मैं बाहर रहता हूँ, मैंने किसी को रखा हुआ है कि आप भले बेच देना प्रॉपर्टी मेरे बिहाफ पे, मैं उसको कोई वाइफ पर केस कर लेता है कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है ये मैंने खरीदी थी, इसके नाम पर खरीदी थी, तो ये कैसे सेल कर सकती है? ये बेनामीदार बेनामीदार में बेसिकली सबसे बड़ा जो बेनामी और ऑस्टेंसिबल ओनर में है आपके मनी ट्रेल है। यहाँ पे मैंने जो ऑस्टेंसिबल ओनर में प्रॉपर्टी की जो टाइटल नहीं है ना उसके पास, बेनामीदार के पास टाइटल है, बेनामी में टाइटल होता है उसके पास, उसमें नहीं है। से आप बेनामीदार प्रॉपर्टी आपके नाम, आपका एक फ्लैट जी। असिस्ट करूँ आपको इस पॉइंट से? प्लीज़ सर, प्लीज़ सर, बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं होता है तो डिलीवरी ऑफ पोजीशन जो होती है वो बेनामीदार के पास होती है। पोजीशन डॉक्यूमेंट, टाइटल डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो उस बंदे के नाम पर होते हैं, और जो मनी ट्रेल वगैरह है वो उसके पास होती है। ये तीन इंग्रेडिएंट जो होते हैं फिर वो बेनामी ट्रांजैक्शन में फॉल करते हैं। बेनामीदार में अच्छा, ये एक चीज़ समझ लें, ये आपको बता रहे हैं व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स टू फाइल अ सूट फॉर द बेनामी ट्रांजैक्शन। अब जब बेनामी का या ऑस्टेंसिबल ओनर का सर जो आपको बता रहे हैं, बेनामीदार आई एम परचेजिंग प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ अनदर पर्सन, ठीक, द पर्पस क्या होगा इस प्रॉपर्टी का, दैट आई शैल रिमेन द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी बट आई एम रजिस्टरिंग सच डॉक्यूमेंट्स इन योर नेम, ठीक, आपके नाम पे मैं रजिस्टर करवा रहा हूँ। अब बेनामी सूट फाइल करने के लिए ये 5 या 4 चीज़ें लाजमी होती हैं कि अगर मैं बेनामी सूट फाइल कर रहा हूँ तो मुझे ये बताना है दिस प्रॉपर्टी वाज परचेज आउट ऑफ द अमाउंट विच वाज पेड बाय मी, ठीक, मनी ट्रायल मुझे प्रूव करना पड़ता है कोर्ट में। या दूसरी चीज़ ये कि सर आई एम इन पोजेशन ऑफ द टाइटल डॉक्यूमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। तीसरी चीज़ ये होती है कि सर आई एम इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, मेरी पोजेशन में। या चौथी चीज़ ये होती है कि व्हाट वाज द पर्पस और मोटिव फॉर विच आई ट्रांसफर द परचेज द प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ एनी अदर पर्सन। वो भी वेदर आई परचेज द प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ माय वाइफ विद द म्यूचुअल कंसेंट दैट द प्रॉपर्टी विल बी रजिस्टर्ड इन हर नेम बट आई शैल रिमेन द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक, तो आप प्रॉपर्टी को बेचेंगी नहीं, ठीक। ऑस्टेंसिबल ओनर का सर ने आपको बड़ा आसान एग्जाम्पल ही दिया, और समझने की बात है कि अगर कोई बंदा ऑस्टेंसिबल ओनर ये प्रॉपर्टी का मालिक भी वही है, वो अथोराइज कर रहा है किसी दूसरे बंदे को, ठीक, अथोराइजेशन के बहुत सारे मोड हमने पढ़े थे सीपीसी में भी। अब वो उसकी वाइफ हो या उसका कोई एजेंट हो, कोई भी बंदा हो, कि आप प्रॉपर्टी सेल कर सकते हो ऑन माय बिहाफ, ठीक, तो ये ऑस्टेंसिबल ओनर है, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। अच्छा, आखिरी 2 मेन टॉपिक हैं जो कि बहुत नेसेसरी हैं। एक है
डॉक्ट्राइन ऑफ मार्शलिंग, डॉक्ट्राइन ऑफ मार्शलिंग के बारे में आपको आइडिया है किसी को भी? एडजस्टमेंट, जब एक आदमी एक को या 2-3 बंदे को मॉर्गेज करता है तो उसमें एक प्रॉपर्टी 2 बंदे को मॉर्गेज है और एक प्रॉपर्टी एक को है, दूसरी प्रॉपर्टी दूसरे को है। जैसा 3 बंदे हैं, एक प्रॉपर्टी 2 बंदे को मॉर्गेज की हुई और दूसरी प्रॉपर्टी नंबर 1 को है, तीसरी नहीं आ रहा है कि एक ऑनर है, तेरे पास 3 प्रॉपर्टीज है। मैंने क्या किया, एक प्रॉपर्टी इसको मॉर्गेज की, दूसरी प्रॉपर्टी इसको मॉर्गेज की और तीसरी प्रॉपर्टी दोनों को मॉर्गेज की। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मार्शलिंग इसमें इस तरह से अप्लाई होगा। मैं जो ये गाइड से जो वो प्रॉपर्टी आप रिडीम करो या वो प्रॉपर्टी सेल करो जो मुझे मॉर्गेज नहीं की गई है। अच्छा, ये वीडियोस में तो होता होगा, मैं आपको प्रैक्टिकल जी मैं बताऊं सर, जी पर्पस ऑफ मार्शलिंग इज टू प्रोटेक्ट द सब्सिक्वेंट परचेज। अच्छा, मैंने आप लोगों को सिर्फ ये पूछा डॉक्ट्राइन ऑफ मार्शलिंग। भाई ने मुझे जवाब दिया मार्शलिंग सिक्योरिटीज़ का सेक्शन 81, आप जवाब दे रहे हैं मुझे 56 का मार्शलिंग परचेज़र का। बेसिकली मार्शलिंग 2 जगहों पे यूज़ हुआ है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टीज़ में, मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेज़र और मार्शलिंग सिक्योरिटीज़ सेक्शन 81। बेसिकली मार्शलिंग का जो वर्ड की मीनिंग है वो है आपकी रीएडजस्टमेंट। अब अगर हम परचेज़र की बात करते हैं तो मार्शलिंग परचेज़र में रीअरेंजमेंट यूँ होता है कि अगर मेरी एक प्रॉपर्टी है, 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, वो मैंने बेची हैं, एक्चुअली आई एम सॉरी, वो मार्शलिंग सिक्योरिटीज़ की बात करो। मार्शलिंग सिक्योरिटीज़ जो है वो रैंकिंग चार्ज कहलाती है। हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में रैंकिंग चार्ज इस तरह कहलाती है कि एक प्रॉपर्टी मेरी 1 अरब रुपए की है, उसके ऊपर मैंने लोन लिया है 20 करोड़ रुपए का। अब मेरे पास क्वेश्चन कितने का बच गया? 80 करोड़ का बच गया। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जब मेरी एक प्रॉपर्टी 1 अरब की है और उस पर मैंने 20 करोड़ का लोन लिया हुआ है तो बाकी 80 करोड़ भी तो मुझे यूटिलाइज़ करने चाहिए ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने मॉर्गेजी को कि आप रिमेनिंग अमाउंट के लिए मुझे आप NOC दें कि मैं उसको कहीं और पे चार्ज क्रिएशन करवाऊँ या मैं उसको यूटिलाइज़ करके कहीं और से भी लोन ले सकूँ। फिर जब मैं लोन मुख्तलिफ़ बैंक से लेता हूँ, इसको हम सोली सिंधी में कहते हैं इज्तमाई कुर्बानी। आप एक प्रॉपर्टी को मुख्तलिफ़ जगहों पे मॉर्गेज करा सकते हैं सब्जेक्ट टू द वैल्यूएशन। फिर जब अगर आप डिफ़ॉल्ट करेंगे तो उसका जो एग्जीक्यूशन में अरेंजमेंट, उसका एक तो NOC के तहत आपकी एडजस्टमेंट रीअरेंजमेंट होगी, सिक्योरिटीज़ की जो चार्ज क्रिएशन होगी वो मुख्तलिफ़ बैंक्स की क्रिएशन होती जाएगी ऑन दी जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है। जब आप डिफ़ॉल्ट करेंगे तो फिर वो पारी पासो का कॉन्सेप्ट आता है कंपनीज़ एक्ट में। पारी पासो के तहत जिसकी ज़्यादा लायबिलिटी उसको उतना अमाउंट वापस रिटर्न होगा, जिसकी कम। तो जब आप प्रॉपर्टी बेचेंगे तो उस वक्त जो प्रॉपर्टी बिकेगी तो उस हिसाब से जो रेशो बनेगा तो पारी पासो के तहत डिस्ट्रीब्यूशन होगी टू द बैंक्स या टू द मॉर्गेजीज़। तो इसको हम बेसिकली फाइनेंशियल सेक्टर में रैंकिंग चार्ज कहते हैं मार्शलिंग सिक्योरिटीज़ को। इसका जो कॉन्सेप्ट ये है और इस मार्शलिंग वर्ड का जो वर्ड मतलब है रीएडजस्टमेंट कह दें, रीस्ट्रक्चरिंग कह दें, रीशेड्यूलिंग कह दें।